नमस्कार, रात के 9 बजे हैं, वक्त है खोज खबर का और मैं हूं दीपक चौरसिया। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का किस्सा कुर्सी का। बात होगी दुनिया को कश्मीर में अमन के सबूत की और रात 9:27 पर देखिए हमारी खास पेशकश बगदादी का किलर कोनान। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की अहम खबरों पर। सह प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। दिवाली के मौके पर बरेली में व्यापारियों ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से दागी गोलियां, महिलाएं भी खुलेआम फायरिंग करते हुए देखी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हमला, आतंकियों ने परीक्षा केंद्र के बाहर की फायरिंग। घर में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ में फंसे 5 छात्र बचाए गए। श्रीनगर में भारतीय सेना से मिला यूरोपियन सांसदों का दल, सेना ने दी घाटी के हालात की जानकारी, आतंकवाद के लिए पाकिस्तान सेना को बताया जिम्मेदार। श्रीनगर में यूरोपीय यूनियन के सांसदों के दल ने की डल झील की सैर, भारतीय सेना और सरपंचों से भी की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार से की घाटी में लोगों के अधिकार बहाल करने की अपील, कहा कई हिस्सों में हालात हो चुके हैं सामान्य। राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का खतरा, 31 अक्टूबर को दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट, दिल्ली पुलिस ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सऊदी अरब के दौरे पर किंग सलमान से मिले पीएम मोदी, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत, ऊर्जा वित्त समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। भारतीय सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए बीकानेर पहुंची फ्रांस की सैन्य टुकड़ी, महाजन फायरिंग रेंज में 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। बीजेपी शिवसेना की आज होने वाली बैठक रद्द, संजय राउत ने कहा फॉर्मूले की बात से इनकार कर रहे हैं सीएम फडणवीस, शाम 4 बजे होनी थी बैठक। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का बयान, कहा येदियुरप्पा सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, कभी भी गिरा सकता है सरकार। इंसाफ के लिए मुंबई में पीएमसी खाताधारकों का विरोध प्रदर्शन जारी, आरबीआई दफ्तर के बाहर धरना, आरबीआई ने 3 हफ्तों में फैसला करने की बात कही। गुजरात पर क्यार तूफान का खतरा, मछुआरों को समंदर में न जाने की दी गई सलाह, समंदर में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हो रही है बारिश, रामेश्वरम में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी, बंगाल की खाड़ी में बना है कम दबाव का क्षेत्र। मारा गया बगदादी का उत्तराधिकारी अब्दुल्ला करदाश, अमेरिकी सेना के हमले में हुई आईएसआईएस के नए चीफ की मौत, ट्रंप ने ट्वीट कर दी जानकारी। फिलीपींस में भूकंप से भारी तबाही, 2 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग हुए घायल, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। इराक में सरकार विरोधी प्रदर्शन ने फिर पकड़ा जोर, बगदाद की सड़कों पर उमड़ा छात्रों का सैलाब, पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, 12 लोग घायल। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना गाजियाबाद, रिकॉर्ड 446 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। महिलाओं को डीटीसी बस में मुफ्त सफर के बाद केजरीवाल ने दिए संकेत, कहा आने वाले दिनों में बुजुर्गों और छात्रों को भी मिलेगी मुफ्त सफर की सुविधा। बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में भारत खेलेगा अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच, बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली के प्रस्ताव को बीसीबी ने किया स्वीकार। दिवाली के बाद कर्नाटक में होरी हब्बा त्योहार, शिवमोगा में बैलों की दौड़ का हुआ आयोजन, कई लोग हुए घायल। भोपाल में पड़वा पर हुई भैंसों की लड़ाई, सालों से चली आ रही है परंपरा, लड़ाई को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे लोग। छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के अनुरूप बेमेतरा में मनाया गया गौठान तिहार, स्थानीय विधायक ने की गौ की पूजा। अजमेर जिले के केकड़ी में परंपरा के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़, दिवाली के मौके पर लोग एक दूसरे पर फेंकते हैं जलते हुए पटाखे। पटना में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कायम कर रही मुस्लिम महिलाएं छठ महापर्व के लिए सेवा भाव से बना रही हैं मिट्टी के चूल्हे।
और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में सियासी कलह चरम पर पहुंच गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने आज दुष्यंत चौटाला के सहारे बीजेपी पर तंज कसा, तो कुछ देर बाद ही बीजेपी ने दो टूक कह दिया कि मुख्यमंत्री का पद शेयर नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा कि 5 साल के लिए मैं ही सीएम बनूंगा। इस बीच शिवसेना ने धमकी देते हुए दूसरे विकल्प खुले होने का दावा किया है। शिवसेना ने बीजेपी और शिवसेना के बीच होने वाली बैठक को भी आज रद्द कर लिया, जिसमें सरकार बनाने पर चर्चा होनी थी। इस बैठक को खुद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रद्द किया है। 45 एमएलए का हमारा इच्छा है हमारी कि हम बीजेपी के साथ जाए और जल्दी से जल्दी यूटी करके मुख्यमंत्री पद पे देवेंद्र फडणवीस बैठे। यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है। तो कौन है यहाँ कोई दुष्यंत नहीं है जिसके पिताजी जेल में है। एक तरफ शिवसेना तोड़ने का दावा, तो दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के नाम पर तंज। महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर बीजेपी शिवसेना में जारी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। चुनावी नतीजों के 5 दिन बाद भी सरकार बनने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 50-50 के फॉर्मूले के तहत शिवसेना 2.5 साल के लिए सीएम की कुर्सी बांटने की मांग पर अड़ी है और बीजेपी को उसका किया वादा याद दिला रही है। एक छोटी सी मांग है हमारी बस कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी के सामने जो बातें तय हुई थी उसका पालन करें। एक तरफ शिवसेना के बयान बहादुरों की जुबान तेजी से चल रही है, वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2 टूक ऐलान कर दिया है कि 5 साल तक वही सीएम रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक लोकसभा चुनाव के वक्त शिवसेना ने 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला दिया था। 50-50 के फॉर्मूले पर कोई फैसला उनके सामने नहीं हुआ था। इस बारे में कोई भी जानकारी अमित शाह और उद्धव ठाकरे को ही होगी। सिर्फ वो दोनों ही इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत बीजेपी और शिवसेना निर्दलीय विधायकों को अपनी तरफ करने की कवायद में जुट गई है। शिवसेना दूसरे विकल्प तलाशने की बात कहकर बीजेपी पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। इस बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने शिवसेना के दावे की तरफदारी की है। बाला साहब को एक इच्छा थी कि परिवार से एक को तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं बना दो, और वो नहीं कहते कि पहले बना दो, कहते हैं कि लिखित में दे दो कि 2.5 साल के बाद बना देंगे। सियासी खींचतान के बीच बीजेपी शिवसेना की आज होने वाली बैठक उद्धव ठाकरे ने रद्द कर दी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने अपना मुंबई दौरा टाल दिया है। बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। शिवसेना और बीजेपी में जोर आजमाइशी का खेल जारी है। देखना यह है कि सत्ता में आधे हिस्सेदारी पर शिवसेना कितना अडिग रहती है या फिर कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय पाकर संतुष्ट हो जाती है। अब पेच क्या है, मैं ये समझाता हूं। शिवसेना चाहती है कि 2.5 साल के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे और 2.5 साल के लिए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने, जो वर्ली सीट से जीते हैं। अगर बीजेपी शिवसेना का गठबंधन नहीं होता तो सरकार सिर्फ एक परिस्थिति में बनती है, वो ये कि जब शिवसेना और एनसीपी साथ आ जाए और उनका साथ कांग्रेस दे, जो बेहद दूर की कौड़ी लगता है। एनसीपी साफ साफ ये कह चुकी है कि हम शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़कर आए हैं, इसलिए किसी भी हालत में शिवसेना का समर्थन नहीं करेंगे। तो खींचतान क्यों चल रही है, बयान क्यों दिए जा रहे हैं, क्या क्या बयान दिए जा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में कुर्सी को लेकर मचे हंगामे के बीच बयानों की बाढ़ आई हुई है। शिवसेना और बीजेपी के नेता एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं और अलग अलग दावे कर रहे हैं। आपको सीएम देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बयान दिखाते हैं, देखिए और समझने की कोशिश करिए कौन क्या कह रहा है। संजय राउत के मुताबिक बीजेपी ने वादा किया था कि 50-50 फॉर्मूला यानी 50-50% हमारे मंत्री और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री होंगे, यानी बीजेपी और शिवसेना दोनों के। लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहते हैं शिवसेना ने महज ये फॉर्मूला रखा था। संजय राउत के मुताबिक 50-50 फॉर्मूले पर सहमति बनी थी, जबकि देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मेरे सामने कोई फैसला नहीं हुआ था। संजय राउत का दावा है कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच इस बात पर अंतिम फैसला हो चुका था, और वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना है और अमित शाह और उद्धव ठाकरे इस बारे में खुलासा करेंगे।
इसके बाद उन्होंने क्या कहा, 2014 में होटल में फडणवीस से बात हुई थी, यह संजय राउत का कहना है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। संजय राउत ने आरोप लगाया और तंज कसा कि देवेंद्र फडणवीस अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और देवेंद्र फडणवीस का तर्क यह है कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे इस बारे में अंतिम फैसला करेंगे। लेकिन फैसला तभी होगा जब दोनों के बीच बैठक होगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस बैठक को टाल दिया गया है। और अब बात जम्मू कश्मीर की। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान अपने फरेब का जाल बुनने में जुटा था। पाकिस्तान चीख चीख कर यह झूठ फैलाना चाहता था कि कश्मीर में भारतीय फौज जागती कर रही है, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान के झूठ को एक झटके में तार-तार कर दिया। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद पहली बार यूरोपियन यूनियन के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर का दौरा किया और 28 सांसदों के इस विशेष दल की जुबान पर अब भी यही है कि यहां सब शांति शांति है और अगर वहां कुछ गड़बड़ी की साजिश रची जा रही है तो वो पाकिस्तान परस्त आतंकियों की है। हालांकि इस दौरे पर सियासत भी तेज है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इस दौरे के जरिए सच छिपाना चाहती है, पर सवाल यह है कि अगर दुनिया ये मान रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है तो विपक्ष किस बात की सियासी रोटी सेकने के लिए हंगामा कर रहा है। कश्मीर में विकास की बयार और अमन बहाली की तस्वीर दुनिया को दिखाने की ये मोदी सरकार की कोशिश है। यूरोप के 28 सांसद अपनी आंखों से कश्मीर की हकीकत देखने श्रीनगर आए हैं। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने पर यूरोपीय यूनियन के इन सांसदों ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की, डल झील की सैर की और भारतीय सेना और सरपंचों से भी मुलाकात की। I feel very well because it's a quiet place and it's very easy to speak with everybody. We can ask what we want to know and they are very impressed about this meeting yesterday with Modi and today to visit these people. 5 अगस्त को कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने भारत के फैसले का समर्थन किया था, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर पर अपने झूठ और प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहा था। भारत की ये कोशिश पाकिस्तान के इस गेम प्लान को ध्वस्त करने की है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने भी इनके बारे में, इन्होंने अपने बारे में बोला कि किस तरह से ये भी कॉन्फ्लिक्ट से परेशान है और किस तरह से ये आप पीसफुली रह रहे हैं। तो हम भी होप करते हैं और हम उम्मीद है कि हम नौजवान ऐसा माहौल बनाएं जहाँ पे पूरी साउथ एशिया एक यूरोप EU के मॉडल पे रहे। हालांकि यूरोपियन सांसदों के कश्मीर दौरे पर देश की सियासत गर्म है। विपक्ष ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस से लेकर BSP तक ने इस दौरे का विरोध किया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसे सैर सपाटा करार देते हुए गैर वाजिब करार दिया है, जबकि BSP चीफ मायावती ने देश के सांसदों के दौरे की मांग की है। जो लोग इंग्लैंड से आए हैं उनका कोई सम्मान और स्थान वहाँ की राजनीति में नहीं है। जो फ्रांस में है उनकी भी हालत ऐसी है। वो लोग जो जर्मनी से जिनको लेके आए हैं, जो एंजेला मर्केल के खिलाफ हैं, जो नियो नाजीज कहे जाते हैं, तो इस तरह के लोगों को लाके गांधी के देश को और सबसे बड़े प्रजातंत्र को क्या प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने यूरोपीय देशों के नुमाइंदों के इस दौरे को इस्लामोफोबिया करार दिया है। क्यों ऑफिशियल डेलीगेशन जब है ही नहीं तो आपने क्यों बुलाया उनको? और ऐसे लोगों को जो मुसलमानों से, इस्लाम से हेटरेट करते हैं, जो हिटलर को चाहने वाले हैं ओपनली, इसमें से कई MP ऐसे हैं जो हिटलर को चाहने वाले हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान की पोल खुल रही है तो पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने रची है नई साजिश। वो बनाने लगे हैं सेब के कारोबारियों को निशाना। ऐसा बनाकर वो 2 चीजें हासिल करना चाहते हैं। पहली तो वो बाहर से आने वाले सेब के व्यापारियों को डराना चाहते हैं और दूसरा, सेब के व्यापार से होने वाली मोटी आमदनी को आतंकी अपने कब्जे में करना चाहते हैं। यही कारण है कि वहां पर आतंकियों के 2 गुटों में भी झड़प होने लगी है। सालाना 20 लाख टन सेब का उत्पादन, हर साल लगभग 18 लाख टन सेब का निर्यात। करीब 8,000 करोड़ का बागवानी उद्योग।
कश्मीर में सेब का हजारों करोड़ का सालाना कारोबार है। सेब के व्यापार से होने वाला यह मुनाफा आतंकी गुटों के बीच दुश्मनी की वजह बन गया है। सैकड़ों करोड़ की आमदनी पर कब्जे की जंग शुरू हो गई है। मोटे मुनाफे के लालच में कश्मीर में मौजूद दहशतगर्दों के गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। घाटी में मौजूद लोकल आतंकियों और पाकिस्तानी आतंकियों के बीच सेब कारोबार अदावत की वजह बन गया है। कश्मीर में इस वक्त आतंकियों की तादाद 275 है। इनमें से करीब 75 आतंकी पाकिस्तानी हैं। विदेशी आतंकियों के अलावा कश्मीरी आतंकियों की संख्या 200 के आसपास है। घाटी में मौजूद आतंकी अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। सेब के कारोबार पर कब्जे की लड़ाई में आतंकियों के बीच बड़ी फूट का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। इसमें पाकिस्तानी आतंकियों पर निशाना साधा जा रहा है। अकीदों की जंग है, वल्लाह ये अकीदों की जंग है। अगर ये अकीदों की जंग न होती तो ये हिज़्ब शैतान के सिपाही खुद ही गुरेज करते, ना किसी मुसलमान का खून न बहाते। एक तरफ सेब के कारोबार पर आतंकी कब्जा करना चाह रहे हैं, वहीं गैर कश्मीरी सेब व्यापारी और ट्रक ड्राइवर आतंकियों के निशाने पर हैं। कश्मीरी सेब दुनिया भर में मशहूर है और इस वक्त इसका सीजन चल रहा है। कश्मीर में अक्टूबर और नवंबर का महीना सेब के व्यापार का सबसे मुफीद महीना होता है। करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन आतंकी व्यापारियों के बीच एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे जरूरी जो मुझे लग रहा है वो ये है कि एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कश्मीर की तरफ से कि यहाँ पर कश्मीरी मुसलमानों के अलावा और कोई वेलकम नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि इन टारगेट्स के अंदर दूसरी रियासतों के मुसलमान भी थे। तो कहने का मतलब यह है कि एक एप्पल को लेके एक ऐसा दहशतगर्दी का माहौल वहां पे पैदा किया जा रहा है और कुछ मैसेजेस जो हैं वो इस टेररिज्म के जरिए जो है बाकी देश के हिस्सों को कन्वे किए जा रहे हैं। आतंकी सेब कारोबारियों, बागान मालिकों और मजदूरों पर हमला कर डराना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी पर कश्मीर के सेब कारोबारी और बागान मालिकों को पूरा भरोसा है। Feel for the farmers and I assure the farmers of Kashmir that all possible and security will be provided. और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आ रही है। आतंकियों ने यहां काम कर रहे मजदूरों पर फायरिंग की है। आतंकी हमले में 5 मजदूरों के मारे जाने की खबर है। हमले में 1 मजदूर घायल भी हुआ है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी इद्रिस लोन के पास, जो हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। इद्रिस, क्या ये मजदूर भी बाहरी हैं? जिस तरह से सेब कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है जो बाहर से आ रहे हैं, उसी तरह मजदूरों को बनाया जा रहा है। क्या संकेत देना चाहते हैं आतंकी? जी बिल्कुल, ये उसी प्लान का एक हिस्सा लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले कुलगाम साउथ कश्मीर में ये इंसिडेंट हुआ है, जहां पर पहले खबर ये आई थी कि एक नॉन लोकल को उस पर गोलियां चलाई गई हैं और उसे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। पर उसी जगह पर अब हमें खबर मिल रही है कि 5 डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर की गई है। और हालांकि अभी तक जो आईजी कश्मीर है उन्होंने एक क्लैरिटी इस पे नहीं दी है कि क्या ये 5 नॉन लोकल है, पर इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो हम तक पहुंची है उसमें यही लग रहा है कि ये 5 नॉन लोकल हैं। ठीक है इद्रिस, आपने हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट के लिए हम समय समय पर आपके पास आते रहेंगे। कहते हैं गुनाह की जिंदगी छोटी होती है और गुनाहगार को सजा भी जरूर मिलती है, और कुछ ऐसा ही हुआ है बगदादी के उत्तराधिकारी अब्दुल्ला करदाश के साथ। अमेरिकी ऑपरेशन में पहले बगदादी का काम तमाम हुआ। दिवाली के दिन दुनिया को बगदादी की काली करतूतों से मुक्ति मिली और 2 दिन बाद ही उसका वारिस भी अपने आखिरी अंजाम तक पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर करदाश के मौत की खबर दुनिया को दी। उसने चुना था दहशतगर्दी का रास्ता। वो चाहता था बेगुनाहों का कत्लेआम। अबू बकर अल बगदादी का वारिस, आईएसआईएस का नया सरगना। 48 घंटे में हो गया ढेर। जो अंजाम बगदादी का हुआ, जो मौत बगदादी को मिली, उसी मौत मरा बगदादी का वारिस अब्दुल्ला करदाश। सुपर पावर अमेरिका की फौज के हाथों मारा गया आतंक का आका बगदादी। ट्रंप की डेल्टा फोर्स ने आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी का काम तमाम कर दिया और अब उसका राइट हैंड रहा करदाश भी ढेर हो चुका है। बगदादी ने अपने अंत से पहले ही करदाश को अपना वारिस चुन लिया था।
ताकि ISIS का खूनी खेल चलता रहे। बताया जाता है कि अब्दुल्ला करदाश ने अगस्त महीने में ही ISIS की कमान संभाल ली थी और वो बगदादी के साथ मिलकर किसी बड़े हमले को अंजाम देने में जुटा था, लेकिन बगदादी को ढूंढती अमेरिकी फौज ने 48 घंटे में ही दोनों का काम तमाम कर दिया। करदाश का पूरा नाम हाजी अब्दुल्ला अल अफरी था। ये इराक के तल अफर शहर का रहने वाला था। करदाश को ISIS की दुनिया में प्रोफेसर और डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता था। करदाश बगदादी के हर गुनाह में आगे बढ़कर शामिल होता था। बताया जाता है कि बगदादी सिर्फ फरमान सुनाता था, लेकिन करदाश इतना क्रूर था कि उसे लोगों को मौत देने में जरा भी हिचक नहीं होती है। वो बेगुनाहों का खून बहाने में क्रूरता की सारी हदें पार कर देता था, लेकिन बगदादी के खात्मे के बाद उसका भी खेल खत्म हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि अबू बकर अल बगदादी की जगह लेने वाले को अमेरिकी फौज ने ढेर कर दिया है। करदाश का मारा जाना पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के लिए बड़ा झटका है। बताया जाता है कि अब्दुल्ला करदाश के हाफिज सईद जैसे आतंकियों के साथ गाढ़ी दोस्ती थी और इसीलिए डर था कि उसके कमान संभालने के बाद पाकिस्तान की शह पर वहां के आतंकी ISIS के साथ मिलकर बड़े हमले की साजिश रच सकते हैं, लेकिन वक्त रहते ही आतंक के इस कुनबे को ढेर कर दिया गया और अब पाकिस्तान के इन आतंकियों को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी जिंदगी के दिन भी शायद गिने चुने ही बचे हैं। दिवाली बीत गई। दिवाली के बाद दावा किया गया कि दिल्ली NCR में प्रदूषण 3 सालों के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन इस दावे की पोल उस वक्त खुल गई जब मंगलवार को पूरे दिल्ली में स्मोक की चादर थी। जाहिर सी बात है, प्रदूषण बुरी तरह बढ़ गया है और जो लेवल्स होते हैं प्रदूषण के वो खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। मंगलवार को दिल्ली NCR में धुंध छाई रही, पर यह मौसम की धुंध नहीं बल्कि स्मॉग था, यानी प्रदूषण से उपजी वो परत जो आपको बीमार, बहुत ही बीमार बना सकती है। दिल्ली में सुबह करीब 9:30 बजे ही PM 2.5 का स्तर 382 पर था। PM 2.5 जो है 382 यानी वेरी पुअर कंडीशन में इस समय पहुंच गया है। देखिए आप PM 10 की स्थिति भी 278 यानी कि 300 के करीब ये जा रहा है। PM 2.5 का स्तर 382 यानी 400 के करीब था। डॉक्टरों के मुताबिक 400 का आंकड़ा पार करने के बाद हालात ऐसे हो जाते हैं कि इस हवा में सांस लेने से आपको दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ते ही पेड़ों और सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी ये तामझाम लुटियन जोन के चुनिंदा इलाकों में चल रहा है। दिल्ली NCR के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक दिल्ली में ऑड इवन से ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की बदहाल हवा के लिए दूसरे राज्यों में जल रही पराली भी प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण नहीं है। मतलब साफ है, दिल्ली की हवा को जहरीली बनाने के लिए दिल्ली का प्रशासन और दिल्ली वाले ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। ऑड इवन से इस बार उससे भी कम फायदा होगा या लगभग कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो है पिछली बार की तरह इन्होंने जो है 2 व्हीलर को जो है उसमें से एग्जम्प्ट कर दिया है। वायु प्रदूषण से दुनिया भर के जितनी मृत्यु होती हैं उसमें जो है एक स्टडी के अनुसार लगभग 25% मौतें हिंदुस्तान में होती हैं और ये जो है आंकड़ा जो है जितनी चीन में मौतें होती हैं उससे दुगना है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार को देखते हुए दिल्ली NCR में स्मॉग की यह हालत अगले 2 से 3 दिन तक बनी रह सकती है। ऐसे में आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, सुबह की सैर को टाल दें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें और मास्क जरूर लगाएं।